सबसे पहली बात है बंदोबस्ती की कि हमारी जो अंतिम बंदोबस्ती हुई थी वो 1960 के आसपास हुई थी और 2004 में हमारे यहाँ बंदोबस्ती ड्यू थी। 2004 से अभी तक इतने साल बीतने के बाद भी जो है बंदोबस्ती नहीं हुई है और जब तक बंदोबस्ती नहीं होगी तब तक हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास ज़मीन है कितनी, हमारी कितनी ज़मीन बिकी है, कितनी ज़मीन स्थानीय लोगों के पास है, कितनी ज़मीन सरकार के पास है और कितनी ज़मीन बाहरी लोगों के पास है। और जब तक ये प्रश्न नहीं आता तो ये फिर एक तरीके से हवा वाला प्रश्न है। और जब एक बारी बंदोबस्ती की प्रक्रिया हो जाती है, ज़मीनों की छटाई हो जाती है और पता लग जाता है और दूसरी तरफ 1893 के जिस जीवो का मैं जिक्र कर रहा था वो जीवो निरस्त होता है और लोगों के पास ज़मीन वापस लौटती है, तो जो अगला कदम होगा वो अगला कदम होना चाहिए चकबंदी का। अब फिर से देखिए यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के साथ एक बड़ा अन्याय किया गया कि मैदान के क्षेत्र में हमेशा चकबंदी होती है लेकिन पहाड़ के क्षेत्र में वो चकबंदी रोक दी गई है कह करके कि ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। लेकिन अभी आज के दिन में स्थिति क्या हो गई है कि पहाड़ के लोगों के पास जो ज़मीन है वो ज़मीन एक नाली ज़मीन कहीं पर है, फिर एक नाली कहीं पर है और फिर एक छोटा सा टुकड़ा कहीं पर है। तो ऐसे में कैसे कल्पना करी जा सकती है खेती की? अगर वास्तव में खेती पहाड़ के भीतर करनी है, ज़मीन बचाई कि किस लिए जाए? खेती करने के लिए। और अगर खेती करनी है तो फिर उस ज़मीन को एक जगह पे इकट्ठा करना तो होगा और उसके लिए जो है वो चकबंदी ज़रूरी है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ जिसको भू कानून बनाते वक्त ध्यान में रखा जाना चाहिए और वो मुद्दा है डीम्ड फॉरेस्ट का। देखिए अभी पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष और जिसने कहा था कि 1600 के आसपास जो है पर्वतीय क्षेत्र के जो गांव हैं वो जो है खाली हो गए हैं। और ऐसे तो कितने सारे गांव हैं जिनमें 1/4 आबादी है या आधी आबादी है। अब मेरा प्रश्न है कि इन गाँव में जो लोगों की ज़मीन थी उस ज़मीन का हो क्या रहा है? जब गांव खाली हैं तो वो ज़मीन भी तो खाली है ना। और अगर वो ज़मीन खाली है तो कुछ ही वर्षों में उसके भीतर झाड़ी और जो है पेड़ उगेंगे और अगर एक बारी उसमें झाड़ी और पेड़ उगते हैं तो ये ज़मीन डीम्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगी। और इसका मतलब है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के सारे प्राविधान इस ज़मीन के ऊपर लागू होने शुरू हो जाएंगे और आप उस ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। यूसेक एक संस्था है उत्तराखंड सरकार की जिसको एक सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसने जो प्राइमरी सर्वे किया है उसकी जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 80 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अभी तक उत्तराखंड की ऐसी हो गई है एग्रीकल्चर लैंड जो कि डीम्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो है बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। तो फिर क्या हम ये ऐसा भू कानून बना करके उस ज़मीन को वन विभाग को सौंपने के लिए तैयार हैं? तो ये तो एक प्राइमरी सर्वे है लेकिन असल सर्वे किया जाएगा तो फिर तो वो ऐसी ज़मीन पता नहीं कितनी निकलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने पहले भी कहा था कि ज़मीन सिर्फ जो है कुछ खास लोगों का मुद्दा नहीं है, ज़मीन दलितों का भी मुद्दा है, ज़मीन महिलाओं का भी मुद्दा है। और मेरा एक प्रश्न ये भी है कि इसी सरकार ने जो अभी सरकार चल रही है इसी सरकार ने कुछ समय पहले जो पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक निर्णय लिया था कि ज़मीनों पर महिलाओं का भी बराबरी का हक होगा और उसके लिए खतौनियों में और जो राजस्व रिकॉर्ड में उनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो क्या आज तक वो परिवर्तन हुआ? ये जो निर्णय लिया गया था और जिसका बहुत प्रचार प्रसार किया गया था उस निर्णय का हुआ क्या असलियत में उस निर्णय के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो उस निर्णय के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं के पक्ष में ज़मीन आए। इसी तरीके से दलितों के जो ज़मीनों के प्रश्न हैं उनके पास ज़मीनें थी नहीं और अभी भी नहीं है और हरिनगर के नाम से जो कई सारी बस्तियाँ बसाई गई थी या मालदन चौड़ वाले जैसे इलाके बसाए गए थे जहाँ हरिजनों को जो है जो दलित लोग हैं उनको जो है ज़मीन देने की बात करी गई थी। तो वो उनकी ज़मीन कब तक फॉरेस्ट लैंड ही बनी रहेगी? उनकी ज़मीन रेवेन्यू के भीतर क्यों नहीं आ रही है? तो ये दलितों के प्रश्न हैं और उनको ज़्यादा ज़मीन मिलने के इस तरीके के भी प्रश्न जो है हमारे इस भू कानून के भीतर जो है शामिल होने चाहिए। कितने % दलित हैं? जी उत्तराखंड में दलितों की संख्या लगभग 22% के आसपास है और इसके साथ ही हमारे यहाँ जनजातियाँ भी हैं, 5 जनजातियाँ हैं। और इसके बारे में भी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि कई बार हम कानून की बात करते हैं लेकिन जो कानून बने क्या उन कानूनों का पालन हो रहा है? 1982 में जो है एक कानून आया था, इस जो ज़मींदारी एक्ट है इसमें संशोधन किया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन जनजातियों की ज़मीन बिल्कुल नहीं बिकेगी। ये कानून मौजूद है और ये भी कहा गया था साथ में कि अगर जनजाति के किसी व्यक्ति की ज़मीन के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा होगा तो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस ज़मीन को खाली करवाए। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी प्रक्रिया जिलाधिकारी को करनी थी। और आज मेरा ये प्रश्न भी है कि ये कानून मौजूद होने के बावजूद आप चले जाइए तराई के भीतर, थारू और बोक्सा को देखिए और थारू बोक्सा की कितनी ज़मीन उनके पास है, सारी ज़मीन तो किसी दूसरे लोगों के पास है।
तो क्या अभी आज के दिन हम इस मांग का समर्थन करने जा रहे हैं कि हम वो सारी ज़मीन थारू वोक्सा से लोगों से लेकर के नहीं, उन लोगों से लेकर के जिनका कब्जा है उन लोगों से लेकर के थारू वोक्सा लोगों को वापस करेंगे? तो ये भी प्रश्न आपके सामने आएंगे और इस समय जो विरोधाभास खड़े होंगे उन सब का हल भी आपको खोजना होगा। तो ऐसे और भी बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं और अगर उन पर चर्चा होगी तो आगे भी हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे, जिनको भू कानून के संदर्भ में समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।